तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और मैंने इस जितने भी मैंने इसको कंटेंट यहाँ पे लिखा है मैंने स्लाइड्स पे, वो इंग्लिश लैंग्वेज समझते हो ना, जो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज उस पे लिखा है। तो जैसे आप अगर आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ना भी चाहें तो आप इजली आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो वीडियो थोड़ा सा देखिएगा और बताइएगा, समझिएगा कि आपको कैसा लगा। आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि जो मैंने समझाया है क्या, कितना अच्छा समझाया है, क्या सही है, सब चीज़ आप बताइएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जनरली हमारा फ्लो क्या रहेगा, हम रिसोर्स के बारे में समझेंगे, रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लानिंग समझेंगे, लैंड रिसोर्सेज, सॉइल इरोजन, और भी हमारे इस पे सब टॉपिक्स हैं। जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है, उस जो चैप्टर है पूरा वो कंटेंट रहेगा। आप बेफिक्र होकर इसको समझिएगा। एक बार इसको पढ़ जब आप इस चीज़ों को समझ लेंगे और जितना मैंने बताया उस चीज़ों को आप पूरा अपने आप में माइंड मेकअप पूरा बना लेंगे तो आप इजली एनसीईआरटी रीड करेंगे तो वन टाइम में आप पूरे इस चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं। ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ। तो मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें हम पहला हमारा ये चैप्टर वो जो CH0 लिखा है, चैप्टर 1 है, सिर्फ सब टॉपिक है। ओके, रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे। देखिए मैंने क्या बोला था, इंग्लिश में लिखा, तो जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको इजली समझ में भी आ जाएगा। इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज की डिफिनीशन, टाइप्स और क्लासिफिकेशन सीखेंगे। क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, वो सब सारी चीज़ें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है, तो डिफिनीशन जैसे आप एक बार थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करिएगा, थोड़ा रीड करिएगा, तब मैं जो एक्सप्लेन करने चाहूँगा ये मैं थोड़ा इसको जो जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें तो लिख पाना मुश्किल है स्लाइड पे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डिटेल में भी समझाऊंगा। तो आप थोड़ा सा उसको इसको पढ़िएगा, उसको दोनों कनेक्ट करिएगा तो आपको इजली चीज़ें समझ में आएंगी। तो रिसोर्स क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं रिसोर्स क्या होता है। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे वाटर, एयर, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स। लेकिन ये हर चीज़ें जो है रिसोर्स तो नहीं होंगी, ठीक है। जो भी रिसोर्सेस की, जैसे क्या हम रिसोर्स कैसे समझेंगे ये चीज़ें रिसोर्स हैं। सबसे पहले जो हमारे नीड्स को फुलफिल करे, जो नीड्स को फुलफिल करे वो रिसोर्स कहलाता है। टेक्नोलॉजिकल यूज़ की जा सके वो भी रिसोर्स कहा जा सकता है। इकोनॉमिकल भी अफोर्डेबल हो, और कल्चरल जो एक्सेप्टेबल है वो भी हो, तो रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि रिवर का वाटर, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि रिवर का वाटर तब रिसोर्स है जब हम उसका यूज़ इरिगेशन, ड्रिंकिंग या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ करें। तो जैसे अगर मान लीजिए जैसे रिवर के जो पानी है, मैंने तो अगर उसको रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स को तभी वो कहा जाए जब तक वो हमारे यूज़ में ना आए, उसे रिसोर्स ही कहेंगे। जो भी चीज़ें हमारी यूज़ में आती है उसे रिसोर्स ही टाइप हैं। वो किसी भी चीज़ में आ जाए, वो कैसे पता चले, वो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड समझेंगे कैसी कौन सी चीज़ें किस रिसोर्स में आ रही हैं, और इस उसे रिसोर्स बोलते हैं। ये तो देखो मैंने यहाँ लिखा है, रिसोर्स सिर्फ नेचुरल चीज़ नहीं होती है, जो टेक्नोलॉजिकल ह्यूमन स्किल्स भी रिसोर्स हैं। ह्यूमन, देखिए टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स समझ में आ गया, जैसे हम कोई मोबाइल, लैपटॉप, ये सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उसे टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स हो गया। आजकल इंटरनेट ज़माना है, इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप यूट्यूब जो वीडियो देख रहे हो वो भी यूज़ नहीं कर पाओगे इजीली, तो इसे टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स कहते हैं। तो ह्यूमन स्किल्स भी कैसे रिसोर्स हुई, ह्यूमन जो है वो एक खुद टाइप का रिसोर्स है, खुद ही रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमंस ही टेक्नोलॉजिकल जो रिसोर्सेस हैं उसे यूज़ करके नेचुरल थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। तो रिसोर्स वही हो गया, समझ में आया, रिसोर्स एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स का रिसोर्स। जो भी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करे उसे रिसोर्स बोलते हैं। रिसोर्स चमका आपको समझ में आना है? जितना मैंने चीज़ें बताया इसको पढ़िएगा, इसको थोड़ा सा आप
अपने से भी थोड़ा सा इसमें ये आप जैसे होता है ना कि शॉर्ट नोट्स बनाना, तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा थोड़ा सा, और ट्राई करिएगा एक सिंगल पेज में ये पूरा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आ जाए। जैसे एग्जाम अगर 1 महीने है तो आपको 1 घंटे अगर पहले भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो इजीली आप पूरी चीज़ें कवर कर ले जाओ। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन समझते हैं। तो रिसोर्सेज जो हैं दो टाइप्स दो तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हमारा जो है कौन सा कलर लें, कौन सा कलर सूट करेगा, ब्लैक। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हमारा बायोटिक रिसोर्सेस, ए बायोटिक रिसोर्सेस, ये हमारा ओरिजिन पे बेसिस पे डिस्क्राइब होता है। बायोटिक रिसोर्सेस मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ आप क्या समझ में आया इस पॉइंट्स लाइन से जो लिखा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। लिविंग समझते हो, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग जो मतलब जो जनरली जो सांस ले सके, मतलब जो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जो अपनी लाइफ को सस्टेन करता हो, उसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल देखते हैं, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में से हमारा वुड, मेडिसिन, ऑक्सीजन। एनिमल में फूड, लेबर, डेयरी। ह्यूमन बीइंग्स में हमारा स्किल्स और नॉलेज, ये भी तो हमारा बायोटिक रिसोर्सेस ही तो है। और जैसे बायोटिक रिसोर्स लिविंग थिंग्स रिलेटेड होता है, जैसे इनमें लाइफ होती हैं, उससे जिसमें लाइफ हो वही हमारा बायोटिक रिसोर्सेस है। और एबायोटिक रिसोर्सेज, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे जिससे हमारे जैसे समझ, नॉन लिविंग थिंग समझ रहे हो, जो विदाउट ऑक्सीजन, नो कोरिलेशन बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द लाइफ। लैंड, कोई ऑक्सीजन जरूरत है इसको, लैंड के लिए जो ज़मीन है उसकी ज़रूरत है, वाटर को ऑक्सीजन ज़रूरत है फ्लो करने के लिए, बहने के लिए। ना ही मिनरल्स है, एयर है, एयर खुद भी एक हमारा एबायोटिक रिसोर्सेस है, आयरन, गोल्ड। ओरिजिन बेसिस पर देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है ना, ओरिजिन के बेसिस पर बायोटिक, ए बायोटिक डिस्क्राइब की जाती है। बायोटिक, ए बायोटिक, बायोटिक लिविंग थिंग्स, लिविंग होता है, और ए बायोटिक नॉन लिविंग होता है। ये समझ में आ गया। और ऑन द बेस देखिए एग्जॉस्टिबल के बेसिस पे भी डिस्क्राइब किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स जो रीयूजेबल हो, जैसे जो भी रिसोर्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, वो होते हैं जो नेचुरली दोबारा बन सकते हैं। जैसे अगर सोलर एनर्जी, अगर जो सोलर पैनल लगे हैं हमारे जो छत पे लगते हैं, अगर जैसे बैटरी की डिस्चार्ज हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, जो सोलर पैनल होते हैं उसमें देखा होगा आप लोगों ने, उसमें बैटरी लगी होती है। तो अगर वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, तो जैसे धूप, एकदम कड़ाके की धूप निकले, सोलर पैनल पे वो स्ट्राइक करे, रेडिएशन उस पर पड़े, उसमें सोलर पैनल में सोलर सेल होते हैं। सोलर सेल के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव करते हैं, उसे फिर सोलर एनर्जी, उसी के थ्रू सोलर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। वो थोड़ा सा डिटेल है चीज़ें, वो अभी नहीं पढ़ते हैं, जितना ज़रूरत है मैंने बता दिया। तो बैटरी फिर उसी सोलर एनर्जी को, बैटरी उसी के थ्रू हमारा बैटरी चार्ज होता है। ये क्या देखिए, पहले क्या था, बैटरी एकदम डिस्चार्ज थी, फिर सन का रेडिएशन जो है, सन रेडिएशन जो है सोलर पैनल में पड़ा, जिससे बैटरी दोबारा चार्ज हो गई। फिर डिस्चार्ज होगी, फिर अगर सन रेडिएशन पड़ेगा तो फिर वो दोबारा चार्ज हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है, यही प्रोसेस है, इसी जो रीयूज कर सकें, जिनका दोबारा प्रयोग में ला सके,
दोबारा उसका यूज़ हो सके, उसे बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स को हम जो रिसोर्स दोबारा बन सकते हैं या रेप्लेनिश होते हैं। वाटर भी है, साइकिल से रेप्लेनिश होता है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा नहीं बन सकता। जैस समझ रहे हो, जो जैसे जो एक बार अगर जिसका अगर यूज़ जो है अगर ख़त्म हो जाए तो वो दोबारा नहीं बन सकता। जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स। तो इनको जैसे दोबारा, जैसे अगर जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स हैं। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या है अंतर? रिन्यूएबल जो रीयूजेबल हो, जिसका दोबारा यूज़ कर सकते हैं, कर सकें। जैसे वो अगर वो जैसे अगर बाल्टी में अगर पानी भरा जाए बकेट में, तो दोबारा उसको हम भर सकते हैं। तो वो रीयूजेबल हुआ कि नहीं? पानी भरने के काम में दोबारा बाल्टी आई कि नहीं आई? तो रीयूजेबल हुआ। अगर यही जगह बाल्टी में पानी भरें और पानी जो है सॉलिडिफाई हो जाए, वो एकदम जम जाए और वो दोबारा लिक्विफाई ना हो पाए, तो देखिए सिर्फ एक ही बार मैंने भर पाया ना बाल्टी में पानी, तो दोबारा उसका यूज़ आया नहीं? यूज़ आया। तो वही इसी बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ठीक है, इतना चीज़ आप समझ आ गई हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा पढ़िएगा, और बाकी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं आपको। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है, एग्जॉस्टिबल बेसिस पर डिफाइन करते हैं रिन्यूएबल होता है और नॉन रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल जो दोबारा रिन्यू हो सके, और नॉन रिन्यूएबल जो ख़त्म हो जाते हैं, जो दोबारा नहीं यूज़ कर पाए, उसे बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो रिसोर्सेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिसोर्सेस डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। देखो इस टॉपिक में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम्स, प्लानिंग्स और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आप इन सभी पॉइंट्स को रीड कर लीजिएगा कि हमारा किस स्ट्रक्चर में चलने वाला है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम। देखिए, रिसोर्सेस डेवलपमेंट प्रॉब्लम, रिसोर्स डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स कितने टाइप की होते हैं? रिसोर्स डेवलपमेंट प्रॉब्लम, पहले देखिए इस टॉपिक को समझिए, मत ये कहना क्या चाहता है रिसोर्स डेवलपमेंट प्रॉब्लम। पहले लोग सोचते थे कि रिसोर्स अनलिमिटेड है, ठीक है। लोग क्या थिंकिंग है, रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड है, यूज़ करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आ जाएगा, वो रिसोर्स को यूज़ करते रहो। इसलिए ह्यूमन ने रिसोर्स को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉरेशन में यूज़ कर लिया है। उसका एक्सप्लॉरेशन समझते हो, बहुत अधिक से ज़्यादा यूज़ कर लेना, उसका दुरुपयोग करना चालू कर दिया है। तो रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रॉब्लम मतलब है कि इसमें दुरुपयोग के कारण क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्या चीज़ हैं, समस्या आई, कैसे बचा जा सकता है, ये सब सारी चीज़ें इसमें रिसोर्स डेवलपमेंट प्रॉब्लम में हम समझेंगे। सबसे पहला क्या दिक्कत है? रिसोर्स डिप्लीशन। रिसोर्स तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, ओवर यूज़ की वजह से मिनरल फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है। ज़्यादा यूज़, जैसे हम कोई भी रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे, अनलिमिटेड यूज़ करते हैं, बेफिक्र को यूज़ करोगे। जैसे अगर एग्जाम्पल पे समझते हैं, घर में आपकी अगर एक बाल्टी जो है दाल रखा है, सूखा जो आता है ना दाल, वो एक कट्टी समझ लो कि एक पैकेट पूरा वीट की, हमारे जो पाउडर है, गेहूं है, तो उसको आप अगर अनलिमिटेड यूज़ करते रहोगे, एक एक दिन में, अगर वो भी एक टाइप का रिसोर्स है, आपने कुछ उसको लाया होगा कि समझ के 1 महीने में यूज़ करेंगे, 6 महीने में यूज़ करेंगे, साल भर, 1 साल, 2 साल। तो अगर उसका एक्सप्लॉनेशन में यूज़ करोगे, दुरुपयोग करना चालू कि एक दिन में 10-10 किलो अगर बनाओगे, बनाने के बाद फेंक दोगे रोटियां सब, तो उसका रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है ना। तो ये अन अनयूजेबल, मतलब कि कोई भी रिसोर्सेज को ज़्यादा दुरुपयोग ना करो। अगर यूज़ नहीं है तो समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, तब किसी चीज़ों को रिसोर्स करना, राइट टाइम पर राइट चीज़ें यूज़ करना, तो चीज़ें काफ़ी दिन तक सस्टेन रहती हैं।
ठीक है। तो अब देखिए रिच पुअर गैप, ये रिच पुअर गैप क्या है? रिसोर्सेज कुछ ही लोग के पास कलेक्ट होने लगे हैं। जो अमीर है गरीब का, इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है, जैसे अगर जो अमीर है और जो गरीब है, जो अमीर है वो जैसे रिसोर्स में क्या बताया था मैंने, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स ही बताया था। वो बढ़िया से आराम से नेट कनेक्शन ले रहा है, इंटरनेट चला रहा है, बढ़िया से घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके घर पे, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया फंटास्टिक चल रहा है चीज़ें, हर एक टाइप के रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहा है वो। लेकिन पुअर क्या है, जो गरीब है वो क्या करेगा? वो कुछ ही चीज़ों को यूज़ कर पाएगा, कुछ ही चीज़ों को अपने यूज़ के अंडर मिला पाएगा। ये जो गैप है ये भी एक प्रॉब्लम है रिसोर्स का। इसी ये प्रॉब्लम के अंदर ही आ रहा है ये रिच पुअर गैप। इसको भी एक टाइप का, इसको भी आप क्या क्या लगता है कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? जैसे काफ़ी डिफरेंस नहीं बढ़ जाता है रिसोर्स रिसोर्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो। रिच पुअर आप समझ में आ गया। और पॉल्यूशन, देखो आजकल के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना होना चालू हो गया, अर्बनाइजेशन की वजह से एयर वाटर सॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट डर्टी हो रहा है। कोई भी इंडस्ट्री आजकल के देखो गांव में खोल देते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है? पहले क्या करेगी? नक्शा पास करेगी, मैप पास करेगी, तो उसको ऑथराइज कराएगी। फिर जिसके देखिए वहाँ जो प्लांट है, जिसको डील होती है गवर्नमेंट के थ्रू, बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो सब डील करते हैं कि हमको यहाँ इस प्लेस पे खोलना है, तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, तो उसको जो देखा जाता है, तो वहाँ इंडस्ट्रीज़ खोल देते हैं। इंडस्ट्रीज़ जब खोलेंगे तो वहाँ पे कुछ किसी टाइप की इंडस्ट्री, अगर वहाँ पे जैसे अगर लेदर काम हो रहा है, कोई भी टाइप का वहाँ पे काम चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है, तो वहाँ पे सबसे पहले एयर पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। अगर काफ़ी ज़्यादा गंदगी, जैसे अगर कोई भी आप जानते होंगे ना कि अगर जैसे एग्जांपल की मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर जैसे आपको समझना हो, कोई भी जैसे कोई भी कंपनी है, अगर वो जो है कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे लेदर का अगर बेल्ट बनाते हैं, तो उसमें हम लोग स्किन का यूज़ करते हैं बफेलोज़ का, तो उसको पता नहीं कई प्रोसेस से होके जाता है, जहाँ पे जो जो जब भी देखो जो गैस गैस के फॉर्म में जब उसको हम प्रोसेस के अंडर में लेके जाते हैं, तो जो जो प्रोसेस, तो फिर जो वहाँ पे जैसे कि जो स्किन है बफेलोज़ के, तो उसको वहाँ पर कोई प्रोसेस ले जाएंगे, जब स्किन जब जलेगी तो वहाँ से कुछ बदबूदार जो गैसेस होते हैं वो उसको ऐसा तो नहीं कंपनी के अंदर ही उसको प्रोसेस कर लिया जाएगा, उसको बाहर निकाला जाता है, एयर पॉल्यूशन हुआ। तो जब हम उसे जब जो स्किन गलेगी उसको उसमें प्रोसेसेस होंगे, केमिकल्स डाले जाएंगे, तो उसमें कुछ गंदे पानी निकलेगा, तो उसको हम लोग ज़मीन पे डाल देते हैं या कहीं टाऊ बना देते हैं उसको। तो उसका ये सब हम जैसे ज़मीन छोड़ेंगे तो वो डिप्लीट करके नीचे जाएगा, तो काफ़ी नुकसान नहीं करेगा वो। तो ये सब देखिए पॉल्यूशन का भी कारण है। और ग्लोबल वार्मिंग, तो आप समझ रहे हैं आजकल कितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर जो है मेल्ट होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तो ग्रीन हाउसेस गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस कितने आजकल छोड़े जा रहे हैं, उसके कारण टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, तो गर्मियाँ आ रही हैं इतने ज़्यादा, जो भी टाइम में रिसोर्सेस हैं और टेम्परेचर का जो भी इन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन है, इन दोनों के बीच का रिसोर्सेस और टेम्परेचर के बीच में, वो अच्छा खासा नहीं बन पा रहा है। तो ये भी चारों प्रॉब्लम्स हैं, रिसोर्स डिप्लेशन, रिच पुअर गैप, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखते ये प्रॉब्लम इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, समझ रहे हो? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है। इसका सॉल्यूशन भी यही है कि ये प्रॉब्लम, तो ये सब सारी प्रॉब्लम हो गई, रिसोर्स डेवलपमेंट प्रॉब्लम प्रॉब्लम चार प्रॉब्लम हमको दिख गई। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ें। ऐसा डेवलपमेंट जो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। ये सब देख रहे हो कि ये सब सारे इन्वायरमेंट को हार्म करने वाले, जो ये रिच पुअर गैप, ये तो कल्चरल हार्म कर रहा है, सोसाइटी लेवल पे हार्म कर रहा है, इन्वायरमेंटल लेवल पे ये दो पॉल्यूशन ये सब हार्म कर रहे हैं।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा तो चीज़ें जो हैं आराम से स्मूथली चलेंगी, कोई किसी की सारी चीज़ें बढ़िया से चलेगी, इन्वायरमेंट भी स्वच्छ रहेगा, जिससे हम जो सांस वगैरह ले गए ऑक्सीजन लेंगे वो भी एकदम बढ़िया रहेगा, सारे लोग हेल्दी रहेंगे, सारी चीज़ें। इसलिए सभी लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की को नज़र में रखते हुए कोई भी अपना प्रोसेस कुछ भी अपना प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नज़र में रखते हुए काम करें। इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है, मूव टूवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट करते हैं, मूव करते हैं। मैं बता रहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ो। कोई भी रिसोर्स को अगर हम आप करें, जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के करें, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखो कितना अच्छा लिखा है मैंने, आपको अगर इसको पढ़ भी लोगे तो बहुत मज़ा आएगा। डेवलपमेंट ऐसा हो जिसमें इन्वायरमेंट डैमेज ना हो। मैंने बोला कोई भी आप काम करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के काम करोगे तो चीज़ें इजीली चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी चीज़ें बैलेंस रहेंगी। इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम देखो जितनी प्रॉब्लम मैंने बताई थी ना सोशल डेवलपमेंट में कितनी प्रॉब्लम्स थी, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कंसेप्ट आया। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें अब प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी पूरी हों और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी अफेक्ट ना हो। सिंपल वर्ड में अगर समझें, डेवलपमेंट भी हो रहा हो और नेचर भी सेफ हो। जैसे कि एग्जांपल अगर समझें, अगर हम सारे फॉरेस्ट को काट देंगे तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट तो हो जाएगा, अर्निंग भी होगी, जो काटने वाला उसको भी अर्निंग, मशीन जो चला रहा है उसको भी अर्निंग, सबको अर्निंग, गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट। लेकिन इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रेनफॉल कम हो जाएगा। रेनफॉल कम हुआ तो क्या दिक्कत, रेनफॉल कम होगा तो जो हमारे जो किसान भाई लोग हैं, फार्मर्स हैं, जो हमको वो सीड्स उगने में दिक्कत होंगी, जो भी हम बीट चावल गेहूँ ये सब जो हम खा रहे हैं ना, ये सब सारी चीज़ें दिक्कत में आ जाएंगी सारी। ये तो वाइल्ड लाइफ भी समस्या में आ जाएगा, पेड़ काट देंगे तो जंगल बचेगा नहीं, तो जो हमारे पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो उनका तो जीवन ही फॉरेस्ट में चलता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये प्रॉब्लम आएंगी तो इन सभी को ध्यान रखना होगा कि ये दिक्कत ना हो। तो इसलिए हमको देखो बैलेंस बना के काम करना पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन भी। हमारा जो भी हमारे स्टेट है, स्टेट का मतलब समझते हो, स्टेट मतलब ये होता है कि वो वाला नहीं कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये स्टेट नहीं है। स्टेट इन पॉलिटिकल टर्म में स्टेट को हम कंट्री भी बोलते हैं। तो स्टेट को पॉलिटिक्स, स्टेट का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है जहाँ यूज़ कर रहे हैं। अगर पॉलिटी में पढ़ रहे हैं तो स्टेट का मतलब कंट्री। कंट्री देखो, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी और इन्वायरमेंट को प्रोडक्शन करनी, ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर रहेगा, इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ईजिली बहुत बेहतरीन चलेगा। देखो गोल क्या है, आज डेवलप्ड करें बिना कल को खतरे में डालें। अगर जैसे ये सस्टेनेबल अप्रोच है। देखो एक कमीशन, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये पॉइंट को थोड़ा रिमेम्बर रखिएगा। ब्रंटलैंड कमीशन 1987, development that meets the need of the present without compromising the availability of future to generate to meet their own needs। समझे, प्रेजेंट नीड और फ्यूचर को प्रोटेक्शन करते हुए काम करने वाला चीज़ें, ये जरूर याद करिएगा। एग्जाम अगर आप लिख के आएंगे इस पॉइंट को, एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं। ये कमीशन है 1987 का, इसको याद रखिए। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। डेवलपमेंट ऐसा करें कि जो हमारी जो प्रेजेंट है उससे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो
और जो फ्यूचर में जो हम जनरेशन करने वाले हैं उसको भी नीड्स को फुलफिल करे, उसको फ्यूचर में जो भी चीज़ें होने वाली हैं उसको हार्म ना पहुँचे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रेजेंट को नीड्स को और फ्यूचर प्रोटेक्शन दे के काम करने वाले चीज़ों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। रियो अर्थ सुमित 1992। रियो अर्थ सुमित 1992 क्या है भाई? देखो 1992 में ब्राज़ील के रियो दे जेनेरियो ने अर्थ पे सुमित को ऑर्गेनाइज हुई थी। समझे? सुमित समझते? मीटिंग, सुमित को मीटिंग कहते हैं। रियो अर्थ मीटिंग 1992 ब्राज़ील के रियो दे जेनेरियो में सुमित हुई थी। सुमित समझते हो? मीटिंग। इसका फोकस था इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर मीटिंग हुई थी। मतलब कि इस मीटिंग के दौरान रियो अर्थ सुमित 1992 में जो गोल था हमारा, फोकस था हमारा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी रहे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात हुई थी इस मीटिंग में। सिग्निफिकेंस क्या है इसमें, क्या इंपॉर्टेंस है? कंट्रीज ने मिलकर इन्वायरमेंट के लिए प्लान बनाया कि इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। कंपनी जितने भी कंट्रीज थी उन सभी ने मिलकर इन्वायरमेंट के लिए एक प्लान बनाया। एजेंडा 21 क्या था? एक कंप्रहेंसिव प्लान था। एजेंडा 21 कंप्रहेंसिव प्लान था जिसमें 21st सेंचुरी के लिए डेवलपमेंट का रोड मैप, 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो सारा एजेंडा 21 में मेंशन था। रियो सुमित ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्लोबल एजेंडा पर लाया। इसके बारे में कंट्री ने एनवायरनमेंट पॉलिसीज बनाई। समझे? तो रियो अर्थ सुमित मतलब मीटिंग। रियो अर्थ मीटिंग में 1992 में, रियो अर्थ मीटिंग 1992 में हुई। इस ब्राज़ील के रियो दे जेनेरियो में हुई थी। और इसका फोकस था इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इसमें प्लान हुआ था। और इसका सिग्निफिकेंस यही था कि सारी कंट्रीज ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि एजेंडा 21 के तहत, एजेंडा 21 के थ्रू कि एक कंप्रेहेंसिव प्लान दिया गया कि 21st सेंचुरी में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्लान कैसे होगा, क्या प्रोसेस होंगे, सारी कंट्रीज़ को क्या 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 चीज़ें फॉलो करनी होगी। ये ग्लोबल लेवल पे, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ों को लाया गया था, ग्लोबल एजेंडा था ये। ठीक है, रियो सीमित हो गया आपका। तो मूव करते हैं नेक्स्ट। रिसोर्स प्लानिंग एंड स्टेप। इंडिया में रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। एग्जाम्पल के जैसे झारखंड अगर लें, झारखंड जो है मिनरल्स में रिच है, राजस्थान सोलर एनर्जी में रिच है, अरुणाचल प्रदेश वाटर रिसोर्सेज में रिच है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप इस चीज़ को रखिए, समझिए। रिसोर्सेज प्लानिंग एंड स्टेप। इंडिया में जो है, इंडिया के सिनारियो में पढ़ रहे हैं तो इंडिया में जो है रिसोर्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे झारखंड जो है मिनरल से हुए पूरा भरा हुआ है, मिनरल से रिच है। राजस्थान सोलर एनर्जी, अरुणाचल प्रदेश वाटर से रिच है। लेकिन हर जगह डेवलपमेंट इक्वल नहीं है, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। तो रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 हमारा होगा कि हम रिसोर्स को आइडेंटिफाई करें। स्टेप 2 क्या होगा? प्लान करें स्ट्रक्चर। स्टेप 3 क्या होगा? मैच नेशनल प्लान्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या? सबसे पहले रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो दूसरा स्टेप क्या है? क्या फिर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के डेवलप किया जाता है, जैसे प्लानिंग स्ट्रक्चर और मैचिंग विथ नेशनल डेवलपमेंट। फिर रिसोर्सेज को नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। इंडिया में रिसोर्सेज प्लानिंग इंडिया में 1951 फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान से शुरू हुआ था। 1951 में, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रिसोर्सेज प्लानिंग इंडिया में, देखिए थोड़ा सा दिखता हूँ। रिसोर्सेज प्लानिंग इंडिया में 1951 में
5 साल के फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था जिसमें प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए था। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है इन सभी पूरा पॉइंट्स का? रिसोर्स प्लानिंग से रिसोर्स के बैलेंस यूज होता है, रिसोर्स प्लानिंग से रिसोर्स का बैलेंस यूज होता है। यही तो कर रहे थे हम कि इसमें रिसोर्स प्लानिंग एंड स्टेप में क्या समझे हम? पहले रिसोर्स को हम पहले फाइंड करेंगे, कैसा क्या रिसोर्स है, उसको प्लान बनाएंगे कि कितना यूज़ करना है, स्टेप क्या हो, मतलब स्टेप बताएंगे, प्रोसेस होगा कि कितना कब क्या यूज़ करना है, सब चीज़ें होंगी। रिसोर्स प्लानिंग स्टेप, पहले रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, कहाँ है, कितना है, सारी चीज़ हम सर्वे करते हैं, तब उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाते हैं कि कब क्या कैसे यूज़ करना है रिसोर्स, किस टाइप का रिसोर्स कब कहाँ यूज़ करना है। स्ट्रक्चर की प्लानिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग, स्ट्रक्चर बनाना होता है कैसे रिसोर्स को यूज़ करना है, किस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आजकल के लिए काफ़ी ज़रूरी है ना, आजकल मॉडर्नाइज ज़माना है तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और मैच नेशनल प्लान, नेशनल प्लान के साथ एक मैच करना होता है, स्टेट लेवल के प्लान्स को नेशनल डेवलपमेंट गोल्स पे अलाइन करना जरूरी है। जैसे कि जैसे कोई भी स्टेट है इंडिया का, तो भी कोई भी अगर डेवलपमेंट का कोई प्लान बना रहा है तो नेशनल लेवल इंडिया लेवल पे वो सस्टेनेबल हो, ऐसा नहीं वो कंट्राडिक्ट कर जाए, कोई भी स्टेट अपना खुद से डेवलपमेंट करे जा रहा है, नो कोई भी किसी से मतलब नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। नेशनल प्लानिंग और स्टेट प्लानिंग दोनों ही एक अलाइन होनी चाहिए। ये हमारा रिसोर्स प्लानिंग और स्टेप हो गया। ओके, रिसोर्स कंजर्वेशन, नीड के लिए इनफ है, ग्रीड के लिए नहीं, महात्मा गांधी ने दिया था। नीड के लिए इनफ है, ग्रीड के लिए नहीं। ये गांधी जी का एक फेमस लाइन है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स, नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड्स। नेचर, देखो नीड इंग्लिश मैंने बोल दिया, नीड के लिए इनफ है, ग्रीड के लिए नहीं। मतलब इस लाइन का कहने का मतलब है नेचर सबकी ज़रूरत पूरी कर सकता है बट ग्रीड नहीं। ग्रीड का मतलब आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा है, क्या है ग्रीड का मतलब। ओके, इस लाइन को जरूर याद रखिएगा, ये आता है दो एग्जाम में लिखने के लिए, रिसोर्स कंजर्वेशन में इस पॉइंट को जरूर मेंशन करिएगा। ये महात्मा गांधी जी का एक कोट है। तो रिस तो रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब है रिसोर्स को वाइजली यूज़ करना। रिसोर्स कंजर्व समझते हो, रिसोर्स को प्रॉपर यूज़ करना, इतना ना ज़्यादा यूज़ कर लेना कि वो कल आज कितने कर दिएगा, 1 महीने बाद वो रहे ही ना, फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सके, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या क्या मेथड है कि कंजर्वेशन को हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकें? रिड्यूस कर दें, रीयूज कर दें, रिसाइकिल कर दें। ये 3R प्रिंसिपल को याद रखिएगा, 3R प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट डाउन करिएगा। 3R प्रिंसिपल, रिसोर्स कंजर्वेशन 3R प्रिंसिपल होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये 3R प्रिंसिपल है। रिड्यूस कर दो रिसोर्स का यूज़ करना, रीयूज कर दो रिसोर्स का यूज़ करना, रिसाइकलिंग कर दो, रिसोर्स का कम यूज़ कर दो, रीयूज़ करना चालू कर दो। जैसे पानी है, जैसे कि तो उसका जैसे अगर हमने अगर घर में अगर कोई साफ़ सफाई की, पोछा लगाया, तो वो जो आया तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं ना, तो उसको इस पानी को छान ओन के आराम से उसको गर्मा के तब उसको हम लिक्विफाई करके बढ़िया से अच्छा खासा साफ़ सुथरा करके तब उसको यूज़ करें। रीयूज़ होगा, रिसाइकिल कर सकते हैं, प्लास्टिक को बॉक्स को फेंके ना, उसको यूज़ कर लें दोबारा। ये 3R प्रिंसिपल हो गया। वाटर सेव करो, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, ट्रीज लगाओ, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। ये सब चीज़ें अब तक आप चीज़ें समझ चुके होंगे। ट्रीज लगाओगे तो बढ़िया सा अच्छा खासा इन्वायरमेंट रहेगा।
इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे तो जो पानी वाटर के थ्रू ही तो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, एयर के थ्रू, एयर के उतना पावर है नहीं को इलेक्ट्रिसिटी बना दे हैवी वोल्टेज में, वाट्स में। तो इसलिए जितने भी लाइट होती है इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट्स में, वो पानी वाटर के थ्रू बनता है। तो उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी का नॉर्मल यूज़ करोगे तो वाटर का जो हैवी यूज़ हो रहा है बनाने में वो कम हो जाएगा। कंजर्वेशन टिप्स देखो, गांधी जी का ये मैसेज आज भी रिलेवेंट है। सस्टेनेबल लिविंग अडॉप्ट करो, ओवर कंजप्शन अवॉइड करो। ठीक है, ये हमारा हो गया रिसोर्स कंजर्वेशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। चीज़ें समझ आ गई है ना? एक बार इसको आप ये रीड भी कर लोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ओके, अब हम देख रहे हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना चालू कर रहे हैं। अब देखो, रिसोर्स डेवलपमेंट चैप्टर है, तो सबसे पहले लैंड रिसोर्स क्या होता है, इसमें सब सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। लैंड रिसोर्स, सबसे पहले क्या होता है लैंड रिसोर्स? लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, एक टाइप का क्या ऐसा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। क्योंकि जैसे देखो, लैंड अगर नहीं रहेगा तो हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोसेस कहाँ करेंगे, इंडस्ट्रीज़ कहाँ कर लगाएंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन, सेटलमेंट, सब कुछ ये सब जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सेटलमेंट, ये सब सारी चीज़ें जो हैं लैंड रिसोर्सेज की है पार्ट हैं। लैंड का यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज समझ लिया आपने। अब लैंड का यूटिलाइजेशन को देखते हैं। क्या है कि लैंड का यूज़ डिफरेंट पर्पस के लिए होता है। सबसे पहला पर्पस फॉरेस्ट करने के लिए, फॉरेस्ट्री करने के लिए, जो हम जंगल वगैरह बनाते हैं। जैसे आप काफ़ी फेमस फॉरेस्ट के नाम बताइएगा, वहाँ पर हम लोग पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं वहाँ पे। यूटिलाइजेशन, लैंड यूटिलाइजेशन एक फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। एग्रीकल्चर, रोड, एग्रीकल्चर में जो जो फार्मर्स हैं, जो हमारे बना रहे हैं, जो हमारे लिए इंग्रेडिएंट्स हमको दे रहे हैं, वो एक लैंड की तो रिक्वायरमेंट है। रोड, जो सड़कें बनी हैं, जीटी रोड्स बनी हैं, लैंड पे ही तो बना है, इंडस्ट्रीज़ बनाने हैं, और ये सब सारी लैंड पे ही है। लैंड का यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन में लैंड का यूज़, यूटिलाइजेशन समझ रहे हो, लैंड का यूज़ किस तरह हम कर रहे हैं, वो है। देखो, लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है, ऐसा तो नहीं अनलिमिटेड है। इसलिए हम प्रॉपर मैन प्लानिंग ज़रूरी है कि कब कहाँ कैसा, कब कहाँ किस तरह का काम के लिए हमको किस लैंड का यूज़ करना है। जैसे फार्मिंग के लिए, हाउसिंग के लिए, रोड बनाने के लिए, फैक्ट्री, सब कुछ लैंड पर डिपेंड करता है। इसलिए हम कितनी फैक्ट्रीज बनेंगी, ये भी कितनी फैक्ट्रीज बनेंगी, कहाँ बनेंगी, लैंड पे डिपेंड है। ऐसा नहीं सिर्फ फैक्ट्री 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 बनाते जाएं, कुछ रोड के लिए जगह ही नहीं बची। तो फैक्ट्री में जो भी कार आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है फैक्ट्री में, जो भी इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, सर्विसेज हो रही हैं, बाई रोड हो रही हैं, रोड बचा ही नहीं है, कुल फैक्ट्री फैक्ट्री बनती चली गई। तो कहाँ से कोई आएगा? हवा में आएगा। हवा में तो सिर्फ हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो जो बाय द प्लेन, प्लेन की हेल्प से कोई भी, जैसे कोई भी हमारा हैवी जो इंडस्ट्रियल में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, वो कभी नहीं आ सकते। आ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर हमको वो मंगवाना है, जैसे बड़े बड़े टैंकर्स मंगवाने, कितने वो एक एयर फ्लाइट्स में नहीं आ सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए फैक्ट्रीज और रोड एक दूसरे से कोलेटेड हैं। हम घर बनाए खुद, ये हो गया, हम खुद भी के लिए अपने घर बनाएंगे, रहेंगे, फार्मिंग है। समझ में आया? लैंड रिसोर्स और लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरह करेंगे, यही टॉपिक है। देखिए, लैंड यूटिलाइजेशन कैटेगरीज को समझिए। फॉरेस्ट के दौर पे, बैरन लैंड के दौर पे, ग्रेजिंग लैंड के दौर पे, फैलो लैंड के दौर पे, नेट सोन एरिया। ये थोड़ा इसको आप पढ़िएगा तो आपको इसकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
ओके, पढ़िएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं। अगर नहीं पढ़ते हैं ना तो इतना इजी आप इसको पढ़ लेंगे, जितनी चीज़ें यहाँ मैंने मेंशन कर रखी हैं ईज़िली आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं कंफर्म कर रहा हूँ, इसको पढ़िएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा, मज़ा आएगा आपको। तो मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके, लैंड डिग्रेडेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? जब लैंड की क्वालिटी ख़राब होने लगे या ख़राब होने लगती है, उसे लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। लैंड की क्वालिटी ख़राब होने स्टार्ट होना, उसे लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। क्या रीज़न है? इसके रीज़न है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जो ट्रीज़ काटने से सॉइल, देखो ट्रीज़ हम काट तो देते हैं, लेकिन वहाँ जो ट्रीज़ हैं वहाँ पे काटा तो वहाँ पे सॉइल इरोजन होता है, लैंड फर्टाइल नहीं रहता है। वहाँ का ऑटोमेटिक चीज़ें जो है ट्रीज़ लगे उसमें देखो जड़ फैली रहती हैं पूरे ज़मीन के अंदर, तो वहाँ पर कटेगा तो वहाँ पर जो फर्टाइल नेचर है वो कम हो जाता है। माइनिंग हम कर रहे हैं, माइनिंग से लैंड की टॉप लेयर डैमेज होती है। जब माइनिंग समझते हो, तो जब माइनिंग करते हैं जो टॉप लेयर है, जैसे सतह है जो, वो डैमेज होने लगेगी, बैरन बन जाएगी। टर्म समझिएगा, बैरन मतलब बंजर, बैरन बन जाती है। तो बैरन बनी क्यों? जब माइनिंग करोगे तो जो सतह है वो एकदम नमी, नमी अगर अच्छा रहेगा तभी हमारा लैंड डिग्रेडेड नहीं होगा। प्रॉपर उसमें पानी पड़े, अच्छा खासा मिन हम उसमें खाद वगैरह डालें, गोबर डालें, तो अच्छा क्वालिटी रहेगा माटी का, सॉइल का। और जब पहले माइनिंग करेंगे तो लैंड की जो टॉप लेयर है वो डैमेज हो जाती है, वहाँ पर कोई मतलब ही नहीं। वहाँ पर इरिगेशन भी करते हैं, अगर वहाँ पर एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं तो वो रिजल्ट नहीं आएगा उस लेवल का। ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा एनिमल्स चरने से, देखो मैंने लिखा भी है चरना ना, इसको समझिएगा। ज़्यादा एनिमल चरने से ग्रास ख़त्म हो जाती हैं, ग्रेजिंग बहुत ही ज़्यादा। तो ये सभी देख डिसर्टिफिकेशन होना चालू हो जाएगा। ओवर ग्रेजिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट तो समझ चुके हैं जो मैंने बताया था, उतना याद रखिएगा। ठीक है, ये तो रीज़न हो गया लैंड डिग्रेडेशन का। अब बचा इससे कैसे जाए? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? एफॉरेस्टेशन करें, नए नए ट्रीज लगाएं, वेस्ट मैनेजमेंट का हम ध्यान रखें, कहाँ कैसा वेस्ट निकले। जो आजकल देखते हो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये वाला जो है वेस्ट को मैनेज करना, एक प्रॉपर चीज़ें अलाइन करना, जो वेस्ट को सारी चीज़ें। इंडस्ट्रीज़ भी देखो, वो तो जो गाड़ी वाला घर से नगर निगम जो आज प्रोसेस है, जो कचरा ले रही है वो घर होम टू होम ले रही है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रॉपरली एक डिस्पोजल करने का एक वो एरिया बनाना चाहिए, जहाँ पर वो महीने हफ्ते पर डे के हिसाब से जो वेस्ट निकल रहा हो, एक प्रॉपर गाड़ी कार से वो ट्रक्स वगैरह लगी हों जो उसी पे वर्क कर रही हूँ, जिससे वेस्ट मैनेज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो माइनिंग है वो उसको हम कंट्रोल कर लें, और जो घास चर रही हैं, जो बकरियां ग्रेजिंग कर रही हैं, उनको भी कंट्रोल कर लें। ये सब सारे तरीके हैं लैंड डिग्रेडेशन से बचने के। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लैंड डिग्रेडेशन से पहले ही प्रिवेंशन स्टेप ले लेनी चाहिए। अगर आपको बुखार है, थोड़ा सा बुखार है, लग रहा है फीवर है, और लग रहा है कि अगर ये तुरंत मुझे जो है 1-2 दिन में बहुत हैवी होने वाला है, तो उससे पहले ही जब आपको इंडिकेशन मिल चुका है फीवर है, तो आप उससे पहले ही अपने आप को स्वस्थ कर लें, मेडिसिन वगैरह ले लें। समझ रहे हो? ये हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो गया है, और मूव करते हैं हम नेक्स्ट अपने। ओके, सॉइल रिसोर्स। अब सॉइल रिसोर्स में हम क्या पढ़ेंगे? सॉइल एज ए रिसोर्स, टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। ये सब सभी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं, सॉइल रिसोर्सेज। तो मूव करें जहाँ कंटेंट है, और ज़रूर आप बताइएगा कि आप
कैसा लग रहा है, समझ में आया कि नहीं आएगा, आप रिव्यू ज़रूर दिएगा, जैसे मैं आपको इम्प्रूव करूँ और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ और अच्छा समझाऊँ। प्लीज़ कमेंट करिएगा भाई लोग। देखिए, सॉइल एज ए रिसोर्स, सॉइल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल के फॉर्मेशन में क्लाइमेट, रॉक्स, वेजिटेशन, टेम्परेचर, टाइम, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो सॉइल का फॉर्मेशन में क्लाइमेट कैसा है, रॉक्स कैसे हैं, वेजिटेशन कैसा हो रहा है, टेम्परेचर, टाइम, सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब पूछोगे ये कैसे रोल प्ले करेंगे, क्या इनका रोल है अच्छा सॉइल फॉर्मेशन कराने का। देखो, अगर जैसे बरसात के मौसम में देखा करो, जो सॉइल है वो कितना ज़्यादा नमी रहता है, कितना अच्छा लगता है वो। और गर्मियों के मौसम देखो बंजर हो जाती हैं ज़मीनें, और वेजिटेशन वहाँ प्रॉपर करते रहेंगे, जो जैसे कुछ में हमने फल वगैरह लगा दिया तो ऑलरेडी वो जो पेड़ है वो ऑक्सीजन ले रहा है, वो सीड्स के थ्रू पूरा अपने जड़ जड़ तक लेके जा रहा है, ऑक्सीजन अपना पूरा ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वहाँ खुद की जो नमी है वहाँ पर सॉइल में नमी आएगा, प्लांटेशन रहेगा। तो ये रोल है। सॉइल प्लांट ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिना सॉइल के एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल है। ठीक है, सॉइल मिलियन ईयर में बनती है, ये भी याद रखिएगा। फॉर्मेशन कैसे हुआ, सॉइल मिलियंस ऑफ ईयर में बनती है। रॉक्स के वेदरिंग से ग्रेजुअली फॉर्म होना, रॉक्स के वेदरिंग से ग्रेजुअली फॉर्म होना सॉइल कहलाता है। सॉइल मिलियंस ईयर्स में बनती है। कंपोनेंट्स क्या हैं सॉइल में, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर, ये सब चीज़ें मिलके हमारी सॉइल, बढ़िया सॉइल बनती है, जिसमें वेजिटेशन बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा सॉइल, अच्छा वेजिटेशन, सब इम्पॉर्टेंट है। सॉइल के एक वैल्यूएबल रिसोर्स है जो ह्यूमन हमारे फूड सप्लाई का फाउंडेशन है। मैं बताना, सॉइल अच्छा, सॉइल तो अच्छा, अच्छा कल्टीवेशन, अच्छा वेजिटेशन होगा। एक फैक्ट देखिए, याद रखिएगा, 1 इंच सॉइल बनाने में अप्रॉक्सीमेटली 500 साल लगते हैं। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर एग्जाम में लिख दोगे फैक्ट 1 इंच सॉइल बनने में 500 साल लगते हैं। इसलिए सॉइल कंजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सॉइल, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर। बाय द combination of these pure things, note that everything should be pure, then soil is number one. ओके, सॉइल समझ में आ गया, सॉइल एज ए रिसोर्स चीज़ें। मूव करते हैं नेक्स्ट अपना। ओके, देखिए टाइप्स आ गया। कितने टाइप के होते हैं, एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। ये सब थोड़ा सा आप पढ़िएगा, तब पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एल्यूवियल सॉइल एक इंडिया का मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलता है, जैसे कि राइस, वीट, शुगर केन, ये सब चीज़ें यहाँ पे इजली होती हैं, ग्रो होती हैं। ब्लैक सॉइल, इससे रेगुलर सॉइल बनती, ब्लैक सॉइल से इस रेगुर सॉइल समझते हो, इसे रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, REGUR, रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होता है। ठीक है। और रेड एंड येलो सॉइल, आयरन कंटेंट जो है की वजह से रेड कलर होता है इसका। रेड रेड सॉइल में आयरन कंटेंट की, रेड एंड येलो सॉइल की वजह से इसका कलर कलर के फॉर्म में आता है आयरन की कंटेंट के। लेटराइट सॉइल क्या होता है, हैवी रेनफॉल्स एरियाज में मिलता है। एरिड सॉइल ड्राई और सैंडी होते हैं। और फॉरेस्ट सॉइल हिली और माउंटेन्स एरियाज में मिलते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को, कैरेक्टरिस्टिक, क्रॉप, इसको याद करने वाली चीज़ें हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। इससे जरूर पढ़ लेना, छोड़ना नहीं। एग्जाम के MCQ में पूछ सकता है ये एग्जाम्पल्स, किसके का एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल पढ़ लेना और बढ़िया से इसका ट्राई करो, 2-3 5-6 लाइन में इसको समअप कर दो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट अपना। इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है, सॉइल इरोजन
पहले समझते हैं, फिर कंजर्वेशन समझेंगे। सॉइल इरोजन का मतलब होता है टॉप फर्टाइल सॉइल का रिमूव होना। जो फर्टाइल सॉइल हैं, जो टॉप लेयर पे हैं, उनका रिमूव होना इरोजन कहलाता है। ये फार्मिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर यही लेयर जो है हमारी हट जाएंगी तो अच्छा फूड, अच्छा जो वीट्स वगैरह, राइस वगैरह आ रहे हैं, वो अच्छा क्वालिटी में नहीं बन पाएगा। इरोजन के कॉजेज क्या हैं? वाटर, विंड, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ये सब हमारे कारण हैं। वाटर में ज़्यादा रेनफॉल से टॉप लेयर हट जाती है। वाइंड, तेज हवा से ड्राई सॉइल उड़ जाती हैं। डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज कटने से सॉइल जो है होल्ड नहीं होता है। ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा एनिमल घास चलने से वो ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग कारण सॉइल की जो ऊपर की सतह है वो एकदम रूखी पड़ जाती हैं। ये इसके कारण हैं सॉइल इरोजन के। अब बचा कैसे जाए? कंजर्वेशन क्या मेथड है? हम काउंटर प्लगिंग करें, स्लोप पर हॉरिजेंटल लाइन में प्लगिंग करना स्टार्ट करें, टेरेस फार्मिंग करें, हील्स पर स्टेप बना के फार्मिंग करें। जो देखते हैं उत्तराखंड देखे नहीं होंगे, काफ़ी स्टेट्स में देखा होगा वीडियो में, जो स्टेप बने हैं तो वहाँ पे देखो पेड़ पौधे लगा के करते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग करें, अल्टरनेट रोज में डिफरेंट क्रॉप्स को लगाएं, शेल्टर बेल्ट लगाएं, ट्रीज की लाइन की विंड करने लगे, ट्रीज की लाइन विंड ब्रेक करने लगे। जो विंड हवा आ रही है उसको हम जो है उसकी दिशा को, डायरेक्शन को चेंज कर दें। शेल्टर बेल्ट, ये बचने का तरीका सॉइल इरोजन का। की पॉइंट याद रखिएगा, सॉइल कंजर्वेशन से हम फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंश्योर कर सकते हैं। एग्जाम टिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काउंटर प्लगिंग स्लोप एरिया, समझ रहे हो? स्लोप एरिया, टेरेस फार्मिंग जो हिली एरियाज पे करते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब फ्लैट लैंड पे जो करते हैं। ये भी याद रखिएगा। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। तो जो है हमारा जो है चैप्टर जो है अब एंड होने वाला है, तो हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं सभी चीज़ों का। रिसोर्स, ब्लैक सॉइल, सॉइल इरोजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एलिबल सॉइल, रियो समिट 1992। ये तो चीज़ें आप देख लेना, ये सब चीज़ें आप थोड़ा पढ़ लेना। ओके, तो एग्जाम के लिए थोड़ा सा बात करते हैं। एग्जाम फार्मूला, रिसोर्स प्लानिंग आइडेंटिफिकेशन प्लस टेक्नोलॉजी प्लस नेशनल प्लान मशीन मैचिंग, इसको याद रखना। गांधी जी का मैसेज भी याद रखना, नीड के लिए इनफ है, ग्रीड के लिए नहीं। सस्टेनेबल लिविंग का कोर प्रिंसिपल, ये हमारे महात्मा गांधी जी का मैसेज था। इस मैसेज को भी याद रखना। कोट को जरूर मेंशन करना अपने आंसर में, तो आपका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आंसर होगा दूसरों से। कोट देखो, चीज़ें तो सबको पता है, रिसोर्स क्या होता है, ब्लैक सॉइल और सॉइल इरोजन। आपका आंसर डिफरेंट कैसे होगा दूसरे से जब आप इन कुछ चीज़ें मेंशन करोगे? ओके, तो यार आज हमने ये सब सारी चीज़ें पढ़ी हैं, और पढ़ते रहो, बढ़िया से सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। बस मेरा यही कहना है कि जितना चीज़ें मैंने यहाँ स्लाइड पे रखी हैं, वीडियो को पॉज करना, एक बार रीड करना। रीड भी अगर आप कर लो, वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, मैं गारंटी इंश्योर करता हूँ पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एमसीक्यू थोड़ा प्रैक्टिस करना, और एक बार थोड़ा सा आंसर जाकर आज इस लेक्चर जैसे आपने ले लिया है तो आप थोड़ा सा आकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सारी चीज़ें मॉक टेस्ट वगैरह लगाना इस चैप्टर का, और कमेंट बताना कितने नंबर आ रहे हैं, कैसा क्या आ रहा है। और थोड़ा सा अपने दोस्तों वगैरह डिबेट वगैरह करना, तो नॉलेज, जैसे नॉलेज आपका जो और बढ़िया हो जाए। तो बताना कि कैसा रहा है ये लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइए अब किस टॉपिक पे बनाया जाए। ये तो मैं हमारा पहला वीडियो है। कमेंट जरूर करिएगा कि कहाँ जहाँ कमी हो, कि भैया ये आपने यहाँ कमी थी, कंटेंट ख़राब था, जो भी होगा ए टू जो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बताना जिसे इम्प्रूव करूँ और बढ़िया चीज़ें आपको समझा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।